डियर स्टूडेंट, मैं फॉरन सर। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। इसमें पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स है। इसकी दो डेफिनेशन है, जिसमें से पहली डेफिनेशन क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी तल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये हमारे पास में कोई सरफेस है ए बी सी डी, और इस सरफेस से ये जो लाइन निकल रही है, इन लाइनों को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं बोलेंगे। और इन वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। दूसरे डायग्राम में ये हमने फर्स्ट मान लिया, और दूसरे डायग्राम में हमने इनको थीटा एंगल से गुजारा है। ये यहाँ पर थीटा एंगल है, थीटा एंगल से गुजारेंगे। तो जब थीटा एंगल से गुजारते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, ये लिखिए, अथवा लगा के लिखिए। देखिए, ये है अथवा। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल के क्षेत्रफल यानी ए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी वैल्यू है फाई ई से लिखते हैं, ई डॉट ए है। ई यहाँ पे क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? यहाँ पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इन दोनों के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है, यहां पर ई की जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम होती है, और एरिया की जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है। हम इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम बोल सकते हैं। या इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है वोल्ट इंटू मीटर होती है। इसका डायमेंशन होता है, देखिए डायमेंशन देखेंगे यहां से। यहाँ पर डायमेंशन हम न्यूटन का लेंगे, यानी न्यूटन बल की यूनिट होती है, और बल का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू है। यहाँ दूरी का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर होगा। नीचे आवेश का डायमेंशन है, आवेश का होता है एटी। जब एटी को ऊपर ले जाएंगे सॉरी ले जाएंगे तो एम एल और एल टू, एल की हो गया, टी माइनस टू है, और एक टी हमें नीचे से मिलेगी तो टी माइनस थ्री हो गया, और ए माइनस वन हुआ। ये जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अच्छा, ये अदिश राशि बनेगी कैसे? देखिए, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का, वेक्टर राशियों का अगर हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल एक स्केलर राशि होता है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में, ई यहाँ पे कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी का जब इनटू करेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी बनेगी। अर्थात यहाँ पर फाई ई जो है वो स्केलर क्वांटिटी अर्थात अदिश राशि होती है। नेक्स्ट, मैंने नोट में ये लिखा है कि यदि तल तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच थीटा कोण हो, यानी सरफेस और वैद्युत क्षेत्र के बीच में थीटा कोण हो, तो वैद्युत फ्लक्स बराबर रहता है ई का क्षैतिज घटक यानी वैद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एरिया ऑफ सरफेस यानी तल का क्षेत्रफल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? इसका क्षैतिज घटक क्या रहता है? ई का क्षैतिज घटक होता है ई cos थीटा इंटू एरिया ऑफ सरफेस यानी तल का क्षेत्रफल यानी ए। इन दोनों का इंटू करेंगे तो इंटू करने से हो जाएगा ई ए cos थीटा। अर्थात हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई का फॉर्मूला बनता है ई ए cos थीटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट, वो रहेगा गॉस की प्रमेय। देखिए, ये हमारी गॉस की प्रमेय है। इस गॉस की प्रमेय को गॉस का नियम भी कह देते हैं, गॉसेस लॉ यानी गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। डेफिनेशन देखिए, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से यानी क्लोज्ड सर्किट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड सर्किट, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। एक बार द्वारा से रिवाइज करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ के कुल आवेश यानी Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात
वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ पृष्ठ का कुल आवेश। 1/एप्सिलॉन 0 गुणा पृष्ठ का कुल आवेश। इस वैद्युत फ्लक्स को हम लिखेंगे फाई ई से लिखते हैं, और फाई ई इज इक्वल टू होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इसके नोट में देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में ये लिखा हुआ है कि यहां पर हमने कोई क्यू मान लिया, कोई घन मान लिया, और घन की टोटल कितनी कोर होती हैं? 6 कोर होती हैं। इस घन की यानी क्यूब की कोर कितनी है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता है तो कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे? देखिए यहां पर लिखा हुआ किसी घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये हमने क्यू बना दिया है, ए हमने इसकी भुजा मान ली है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। देखिए पहली कंडीशन क्या है, अगर वो आपसे ये कहता है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लगाना है वो गॉसेस थ्योरम लगानी है, यानी Q/एप्सिलॉन नॉट लगाना है। दूसरे में अगर ये कहता है कि घन की एक सतह या एक फलक भी कह सकता है या एक कोर भी कह सकता है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वो होगा फाई ई इज इक्वल टू Q/6/एप्सिलॉन नॉट। जैसा कि ऊपर वाले हम देख रहे हैं, किसी घन में कितनी कोर होती हैं? 6 कोर होती हैं, 6 कोर होती हैं। अगर 6 कोर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/एप्सिलॉन नॉट हो सकता है, तो एक फ्लक्स से गुजरने वाला कितना होगा? कम होगा। कम के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो Q/6/एप्सिलॉन नॉट होता है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।